सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी आर्य होती है वो रिद्धि को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है, क्योंकि रिद्धि ने आज जो ड्रेस पहनी थी उसका ड्रेस थोड़ा कट था, जिससे कि उसका पेट साफ साफ नज़र आ रहा था। आर्य की नज़रें रिद्धि खुद पर महसूस करती है, लेकिन वो जानती थी कि आर्य उसकी जिम्मेदार भी उसी को ठहराएगी, इसलिए वो उसकी नज़रों को इग्नोर करती है और वहाँ से निकल जाती है। और इधर आर्य भी उठती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। अब इसके आगे आज सब लोग फार्म हाउस में अपनी छोटी सी वेकेशन को एंजॉय करने के लिए जाने वाले थे। ये वेकेशन ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, बल्कि सिर्फ 2 ही दिन की थी। इसलिए ये 2 दिन रिद्धि के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं थी। रिद्धि ने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन 2 दिनों को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। कुछ भी करके वो आर्य को मना कर ही रहेगी। सुबह सुबह ही सब लोग कपूर मेंशन में आ चुके थे। रिद्धि के मम्मी पापा, सिद्धि, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, सारे लोग साथ में आए थे। नेहा और माहिरा भी काफ़ी देर पहले ही आ चुके थे। कशिश और कशिश के हस्बैंड तुषार सीधा फार्म हाउस पर आने वाले थे। रिद्धि तो काफ़ी पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर ना जाने उसे क्या हुआ, वो अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। रिद्धि का इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था, लेकिन वो अब नीचे नहीं आई थी। जिस पर दादी माँ बोलती हैं, इस तरह से रिद्धि का इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम सब लोग एक गाड़ी में चले जाएं। वैसे भी हम सब एक गाड़ी से तो जा नहीं सकते, इसीलिए 2 गाड़ियाँ तो लेनी ही होगी। और कशिश और तुषार भी कुछ देर में पहुँचने ही वाले होंगे, इसलिए हम लोग निकलते हैं। आर्य बोलती है, ठीक है दादी माँ, आप लोग आइए, मैं आप लोगों को ले चलती हूँ और ये सब लोग दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे। उस पर दादी जी कहती हैं, आर्य, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। हम सब बड़े एक साथ जा रहे हैं, और वैसे भी तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगी। इस पर आर्य बोलती है, लेकिन दादू, अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी तो फिर आप लोग कैसे जाओगे। इस पर रिद्धि के पापा बोलते हैं, अरे बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपने साथ ड्राइवर लेकर आए हैं, तो हम लोगों की गाड़ी को ड्राइवर ही ड्राइव कर लेगा, तुम रिद्धि के साथ आ जाना। जिस पर आर्य अपने मन में बोलती है, मैं उसी के साथ तो नहीं आना चाहती। फिर दादाजी से बोलती है, दादू, लेकिन आप लोग को अकेला कैसे। जिस पर रिद्धि की मम्मी बोलती हैं, बेटा जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, और बड़े ही बच्चों की चिंता करें वो ही अच्छे लगते हैं। हम लोग सेफली पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। आर्य को समझाकर रिद्धि के मम्मी पापा, दादाजी और दादी माँ एक गाड़ी लेकर चले जाते हैं, और बाकी रह गए आर्य, ईशान, नेहा, माहिरा, सिद्धि, उनके हस्बैंड राजीव, पूजा और रिद्धि। काफ़ी देर से सब लोग रिद्धि का इंतज़ार कर रहे थे, तो ईशान के कहने पर सभी बाहर गार्डन में चले जाते हैं। रिद्धि जैसे ही कपूर मेंशन से बाहर आई तो देखा कि ईशान और नेहा आपस में बात कर रहे थे, जबकि माहिरा तो अपनी सेल्फी लेने में बिजी थी। और आर्य पूजा को गोद में लिए एक तरफ खड़ी थी, और पूजा उसे अपनी तुलतुलाती आवाज़ में कुछ बात कर रही थी, जिसे वो बहुत ही आराम और प्यार से सुन रही थी, और बीच बीच में मुस्कुरा भी रही थी। रिद्धि तो उन दोनों को ही प्यार से देखे जा रही थी, और वो उन दोनों को ऐसे ही देखती रहती है। अगर सिद्धि की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ती तो सिद्धि जैसे ही रिद्धि को बाहर आते देखती है तो वो बोलती है, फाइनली रिद्धि, तू आ गई, कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, अंदर क्या करने गई थी। आर्य तो बता रही थी कि तुम तो काफ़ी देर पहले ही तैयार हो गई थी, तो फिर। जिस पर
रिद्धि ने एक नज़र आर्य को देखा जो उसे ही देख रही थी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो दी, मैं उस ड्रेस में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने चेंज कर ली। आर्य रिद्धि के बातों का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसने उससे अपनी नज़रें फेर ली। मायरा ने जैसे ही रिद्धि को गौर से देखा तो उसे छेड़ते हुए लहजे में बोली, ओहो रिद्धि, तो और जीजू तो मैचिंग मैचिंग, क्या बात है। अब हम समझे कि तो उस ड्रेस में कंफर्टेबल क्यों नहीं थी। नेहा भी बीच में कूदते हुए बोलती है, रिद्धि, अगर तुझे उनके मैचिंग के कपड़े पहने थे तो पहले ही पहन लेती, हमने कौन सा तुझे मना किया था, ये झूठा बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर रिद्धि उन दोनों को घूरते हुए बोलती है, अपनी बकवास बंद करो तुम दोनों, जैसा तुम लोग सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर सिद्धि मुस्कुराते हुए कहती है, तो रिद्धि तू ही बता दे कि कैसा है। जिस पर रिद्धि बोलती है, दी प्लीज़, ये दोनों कम थी जो आप भी शुरू हो गए हो। फिर उसने सबसे नज़रें बचाकर आर्य की तरफ देखा तो पाया कि आर्य ने भी पीच कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर की जीन्स पहनी है और उसने भी पीच कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था और साथ ही नेवी ब्लू कलर की प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट। इस वक्त रिद्धि की तो हालत ऐसी हो गई थी जैसे ये कहावत उसी के लिए बनी हो, आसमान से टपके और खजूर में अटके। क्योंकि सुबह आर्य उसे जिस तरह से घूर रही थी उसी वजह से ही तो उसने अपनी ड्रेस चेंज करने का फैसला किया था और अब वो आर्य की निगाहों से बची तो बाकी सबकी बातों का निशाना बन गई थी। रिद्धि उन दोनों को और कुछ कहती उससे पहले सिद्धि आर्य से बोलती, आर्य तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। और आर्य तुम्हारी गोद में पूजा कितनी अच्छी लगती है और तुम्हारे साथ ये कुछ ज़्यादा ही खुश रहती है, लगता है तुम्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब तुम्हारा पूजा से इतना प्यार करती हो तो सोचो कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनसे कितना प्यार करोगी। ये सुनकर रिद्धि का फेस शर्म के मारे लाल हो जाता है और आर्य भी इधर उधर देखने लगती है। आर्य को इस तरह शर्माता देखकर रिद्धि बोलती है, दी आप ये क्या बात बेकार की बातें लेकर बैठ। आर्य बोलती है, दी हमें लेट हो रहा है, चलिए सब लोग चलते हैं। रिद्धि तुम भी। रिद्धि कार में बैठते हुए अपने मन में बोलती हूँ, ये खड़ूस कभी नहीं बदल सकती है। आर्य ने ड्राइविंग सीट संभाली तो ईशान उसके बराबर की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सबसे पीछे की सीट पर सिद्धि, राजीव और पूजा बैठे थे और बीच की सीट पर दोनों तरफ की खिड़कियों को पकड़ के नेहा और मायरा बैठ गई और रिद्धि को हमेशा की तरह उन दोनों के बीच में बैठना पड़ा। रिद्धि के फेस पर उदासी देखकर नेहा धीरे से रिद्धि के कान में बोलती है, क्या बात है रिद्धि, बड़ी चुप लग रही है, क्या अब भी वो तुझसे नाराज़ हैं, तूने उनसे बात की, तेरे और उनके बीच कुछ हुआ है क्या। नेहा की ये बात बोलते ही रिद्धि के कानों में आर्य के कहे हुए कल के वाले शब्द दोबारा से गूंजने लगे थे। आर्य ने उसको क्या क्या कहा था, जबकि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रिद्धि को खोया देखकर नेहा दोबारा से बोलती है, कहाँ खो गई रिद्धि। जिस पर रिद्धि हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। माहिरा और नेहा समझ रही थी कि कुछ तो बात है, लेकिन रिद्धि उन्हें बताना नहीं चाह रही थी। तो नेहा रिद्धि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए रिद्धि से बोलती है, रिद्धि तुम चिंता मत करो, जब रिश्ते कुछ ज़्यादा ही उलझ जाते हैं तो उन्हें सुलझाने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, और वो भी उन्हें भी बस उसी वक्त की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक्त दे उन्हें, उसे पूरा विश्वास है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। तो उन दोनों ने भी उसको कसकर गले लगा लिया। यही तो होती है दोस्ती, जो हमें हर वक्त हौसला देती है, हर कदम पर हमारे अच्छे बुरे में हमारा साथ देती है और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती है।
उन तीनों को इस तरह देखकर सिद्धि और राजेश मुस्कुरा देते हैं और ये देखकर ईशान उनकी तरफ मुड़कर बोलता है, ओह माय गॉड, ये लड़कियां क्या कर रही हैं? नेहा, मायरा, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? मेरी बेचारी भाभी पहले से इतनी छोटी हैं, अब क्या तुम दोनों उन्हें दबाकर गायब करना चाहती हो? और फिर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, पागल लड़की को छोड़ दो मेरी भाभी को। अगर उनकी एक आध हड्डी इधर उधर हो गई ना तो मेरे भाई का क्या होगा? ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और रिद्धि का तो मुंह बन जाता है। लेकिन अब भी नेहा और मायरा ने उसे नहीं छोड़ा होता है। तो पूजा अपनी तुलतुलाती आवाज़ में बोलती है, अरे मासी, नैना मासी, आप दोनों मिलकर रिद्धि मासी की चटनी बनाना चाहते हो क्या? छोड़ो उन्हें। पूजा की बात सुनकर वो सब कह कह कर हंसने लगते हैं। रिद्धि की नज़र भी आर्य की तरफ गई, जो रियर व्यू मिरर से उसे ही देख रही थी और उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। राजेश बोलते हैं, अरे नेहा और माहिरा, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? रिद्धि को गले लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आर्य का है। देखो तो बेचारे को कैसे उसका मुंह उतर गया है। तुम लोगों की इस हरकत पे बेचारे की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई है और तो तुमने उसकी न्यूक्लियर वेड वाइफ से दूर बैठा रखा है। ऊपर से उसको गले लगाने का काम भी तुम दोनों ही कर रही हो। आर्य अपनी टांग खिंचाई होते हुए सुनकर मुस्कुराकर राजेश से बोलती है, जीजू प्लीज, अब आप तो मुझे इन सब में घसीटिए मत। ये रिद्धि और उसके फ्रेंड्स के बीच की बात है, मैं इन तीनों के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती हूँ। जिस पर मायरा राजेश को जीभ चिढ़ाते हुए बोलती है, देखा जीजू, आर्य को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम तीनों के बीच में आप अपनी टांग अड़ाना बंद कीजिए। इस पर रिद्धि झुझलाते हुए बोलती है, पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? छोड़ो मुझे, या मेरी सांस बंद होने के बाद छोड़ोगी? और रही बात तुम्हारे आर्य की, वो तो वो पहले से ही चाहती है कि कब मेरी सांसें रुक जाए और कब मैं उनका पीछा छोड़ दूँ। ये सुनते ही आर्य ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से कार झटके से रुकती है और सब अपनी अपनी सीटों पर से उछल पड़ते हैं। राजेश बोलता है, अरे क्या हुआ? इज़ एवरीथिंग फाइन? कोई प्रॉब्लम है तो मैं ड्राइव करूँ? ईशान बोलता है, हाँ भाई, जीजू ठीक बोल रहे हैं, गाड़ी मैं चलाता हूँ। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, देखो आपको कितना पसीना आ रहा है। आर्य बोलती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर रिद्धि को मिरर से देखते हुए बोलती है, वो किसी बात से मेरा ध्यान भटक गया था, बट नाउ इट्स ओके, सो डोंट वरी। राजेश बोलते हैं, आर यू सो श्योर? आर्य बोलती है, यस जीजू। ब्रेक लगने पर नेहा और मायरा ने अपनी पकड़ रिद्धि पर से ढीली की तो रिद्धि ने चैन की सांस ली। लेकिन अब सब लोग सवालिया निगाहों से रिद्धि को देखने लगे थे। सिद्धि और आर्य और रिद्धि से बोलती है, ये तुम दोनों को क्या हो गया? ये रिद्धि तो ये बकवास कर रही थी आर्य के बारे में। अरे इतना हंसी मजाक एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, और हम सब अच्छे से जानते कि आर्य तुम्हें कितना प्यार करती है। फिर भी ये सब बातें ये सही नहीं है रिद्धि। और आर्य, तुम इस बेवकूफ़ को अच्छे से जानती हो, फिर भी इसकी बातों से इतना इन्फेक्ट होने की क्या ज़रूरत थी? तुम गाड़ी पर ध्यान दो अपना। माहौल को ज़्यादा गर्म होता देखकर ईशान बोलता है, वो सिद्धि दी, छोड़ो ना आप इन बातों को, भाभी तो बस मजाक कर रही थी। फिर सभी हंसी मजाक में लग जाते हैं। लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं। वो सब जैसे ही कार से उतरते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। सब कुछ बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच बना वो फार्म हाउस ऐसा लग रहा था जैसे किसी जन्नत में आ गए हो। जैसे सारी परेशानियां सब कुछ पीछे छूट गई हैं और एक अजीब सा सुकून मिल रहा हो। वो सब लोग जल्दी से अंदर आते हैं और अंदर चारों लोग बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे।
उसके बाद से दादाजी बोलते हैं, आगे तुम लोग आओ बैठो, हमारी तरह तुम लोग भी चाय का आनंद ले लो। उनकी बात सुनकर सब लोग वहीं बैठ जाते हैं। रिद्धि की मम्मी ने जैसे ही रिद्धि को देखा तो उसके पास आई और उसके गले लगकर बोलती है, कैसी है मेरी बच्ची। रिद्धि ने भी उन्हें कस के गले लगा लिया और बोली, मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो। जिस पर रिद्धि की मम्मा बोलती है, जब बच्चे ठीक होते हैं तो माँ बाप तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फिर धीरे से बोलती है, तेरे और आर्य के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना रिद्धि। जिस पर रिद्धि मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है, आप हम दोनों की चिंता मत कीजिए। आपकी अपनी बेटी पर विश्वास है ना आपको, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगी। जिस पर रिद्धि की मम्मा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, विश्वास तो मुझे हमेशा से है मेरे बच्चों पर। उसके बाद से रिद्धि के पापा बोलते हैं, अरे अब क्या दरवाजे पर ही अपनी बेटी से सारी बातें कर लोगी, अंदर ही आ जाओ। ये सुनकर वो दोनों अंदर आते हैं और रिद्धि अपने पापा के गले लग जाती है। उसके पापा उसके माथे पर प्यार से एक किस करते हैं और बोलते हैं, आज तो मेरी बेटी बहुत ही सुंदर लग रही है। और फिर आर्य की तरफ देख के कहते हैं, तुम दोनों आज एक ही रंग में रंगे हुए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके पापा की ये बात सुनकर दादी माँ का ध्यान भी आर्य और रिद्धि के कपड़ों की तरफ जाता है। तो दादी माँ रिद्धि से कहती हैं, अरे रिद्धि, जब हम घर से निकले थे तो तुमने कुछ और कपड़े पहने थे और अब कुछ और। आर्य के साथ मैचिंग करके पहनने थे तो बेटा सुबह ही पहन लेती। जिस पर रिद्धि बोलती है, नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और रिद्धि और आर्य भी शर्मा जाते हैं। ये है कपूर खानदान की होने वाली छोटी बहू, यानी कि हमारे ईशान की होने वाली बीवी। दादी माँ ने नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि नज़रें नीची करके चुपचाप एक तरफ खड़ी थी और थोड़ी सी डरी हुई भी थी। रिद्धि ने नेहा के बराबर में खड़े होकर उसे छेड़ते हुए कहा, जी हाँ दादी माँ, यही है कपूर खानदान की होने वाली छोटी बहू, यानी कि मेरी देवरानी और मेरे प्यारे देवर जी की होने वाली बीवी। रिद्धि की बात सुनकर नेहा और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उसके कान में धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, चुड़ैल, मुझे छेड़ना बंद करनी तो मैं तेरी जान ले लूँगी। ये बात रिद्धि के अलावा किसी के कानों में नहीं गई। तो रिद्धि भी उसके कान में धीरे से बोलती है, शर्म नहीं आती, अपनी जेठानी को धमकी देते हुए। और फिर सबको सुनाते हुए उसे घूर कर बोलती है, होने वाली जेठानी हूँ तेरी, थोड़ी इज्जत से बात कर। ईशान ने देखा तो नेहा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, तो वो रिद्धि से बोलता है, भाभी अब बस करो, आप नेहा को परेशान करना बंद करो, देख नहीं रही हैं वो कितना डर रही है। रिद्धि ईशान की बात सुनकर दादी माँ से शिकायत करते हुए बोलती है, दादी माँ, देख रही हैं आप, देवर जी तो अभी से पराए हो गए, अभी से अपनी होने वाली बीबी की साइड ले रहे हैं, शादी के बाद तो ये ना जाने क्या क्या करेंगे। ईशान हल्का सा नाराज़ होते हुए बोलता है, तो क्या, मैं अपने भाई की तरह थोड़ी ना हूँ, आपने मुझे भाई की तरह थोड़ी ना समझ रखा है, जिन्हें अपनी वाइफ की कोई चिंता नहीं है। मैं तो नेहा को पूरी तरह से उसकी साइड लेने वाला हूँ। दादी माँ अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोलती हैं, अब क्या करे रिद्धि बेटा, बड़ा राक्षस है और छोटा मजनू। आर्य जो अब तक चुपचाप बैठी थी और आराम से अपनी चाय पी रही थी, वो नाराज़गी दिखाते हुए दादी माँ से बोलती है, दादी माँ, हर बात के बीच में मुझे खींचना ज़रूरी है क्या, अब मैंने क्या किया है। तो दादी माँ कहती हैं, तो क्या गलत कह रही हूँ, तू है ही राक्षस। दादाजी और ईशान एक दूसरे को हाई फाई देते हुए बोलते हैं, हाँ, हम लोग भी आपकी बात पर सहमत हैं। दादी माँ कहती है, अब जाओ, सब अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सब लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। और नौकर को आवाज़ देकर, रामदीन, जाओ सबको उनके कमरे दिखा दो। रिद्धि अपने रूम में आकर खिड़कियाँ और दरवाजे से पर्दों को हटाकर बाहर देखते हुए बोलती है, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये सब। तभी रिद्धि ने आर्य को बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा। उसके हाथ में उसके
दूसरे जोड़ी कपड़े थे। शायद आर्य को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उन दोनों के कपड़े एक ही रंग के थे, इसलिए वो कपड़े चेंज करने जा रही थी। आर्य ने रिद्धि को देखकर भी उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और बाथरूम में चली गई। रिद्धि को आर्य का इस तरह से इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ कहकर बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। आर्य को इस तरह चुपचाप जाता देखकर रिद्धि खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से ही बोलती है, क्यों आर्य, क्यों तुम मुझसे उस तरह से बात नहीं कर सकती जैसे कि पहले किया करती थी। मानती हूँ कि गलती की है मैंने, और उस गलती को सुधारने के लिए तुम्हारी दी हुई हर सज़ा भी मंजूर है। लेकिन तुम हो कि वो ये सब बोल ही रही थी कि आर्य का फ़ोन रिंग होने लगा और रिद्धि का ध्यान आर्य से हटके आर्य के फ़ोन पर चला जाता है। वो कसमकस में पड़ गई कि फ़ोन उठाए या नहीं। फ़ोन की पूरी रिंग जाने के बाद फ़ोन बंद हो जाता है तो रिद्धि चैन की सांस लेती है, लेकिन आर्य का फ़ोन एक बार फिर से बजने लगता है। रिद्धि ने आर्य को आवाज़ दी कि आर्य तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, लेकिन आर्य ने उसकी आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फ़ोन एक बार फिर से बजकर बंद हो गया और फिर से दोबारा बजने लगा तो रिद्धि को लगा कि न जाने किसका फ़ोन है और फ़ोन ज़रूरी होगा, तभी तो वो शख्स बार बार फ़ोन कर रहा है। इतना सोचकर रिद्धि ने आर्य का फ़ोन अपने हाथ में लिया तो उस पर एक नाम फ्लैश हो रहा था। वो एक लड़की के नाम से था। जब रिद्धि फ़ोन पर उस नाम को देखती है तो उसके गुस्से का लेवल एकदम हाई हो जाता है। एक तो उसे आर्य पर पहले से गुस्सा आ रहा था और दूसरा आर्य के फ़ोन पर किसी लड़की का फ़ोन आना, ये उससे गुस्से की हद पार करने के लिए काफ़ी था। रिद्धि ने फ़ोन पिक किया और रिद्धि कुछ बोलती उससे पहले वो लड़की बोल पड़ी, ओ आर्य बेबी, कहाँ हो तुम? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है आर्य, अब तक मुझे यूं ही इग्नोर करती रहती हो, अब बस करो। मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए उन हसीन पलों की बहुत याद आ रही है। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर रिद्धि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो लगभग गुस्से से बोलती है, यू बीच, कौन हो तुम और आर्य को फ़ोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लड़की बोलती है, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और आर्य का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? रिद्धि उसकी बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो कुछ नहीं बोलती तो वो लड़की फिर से बोलती है, ओह अब समझी, तुम उसकी नई गर्लफ्रेंड हो। जिस पर रिद्धि चिल्लाते हुए कहती है, मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मैं आर्य की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर रिद्धि मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं ना उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसकी लीगली वेडेड वाइफ हूँ और वो मेरी वाइफ है। तो आज के बाद मेरी वाइफ को दोबारा फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार डालूंगी, समझी तुम? रिद्धि ने ये सब बहुत ज़ोर से, मतलब लगभग चिल्लाते हुए कहा और फ़ोन को कट कर दिया। फ़ोन कट करते ही वो दूसरी तरफ घूमती है तो उसकी आंखें घबराहट के मारे बंद हो जाती हैं और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। फ़ोन के गिरने की आवाज़ सुनकर रिद्धि ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े आर्य को देखी और आर्य को बेचारगी से देखने लगती है, जो अपने गुस्से से हुई लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।